नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पॉल्स। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है और इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में कई जगहों को सजाया जा रहा है। इसी दौरान G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी के तहत दिल्ली का होटल ताज पैलेस तिरंगे के रंगों से जमक उठा है। G20 सम्मेलन के लिए देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। सभी मेहमानों के दिग्गज दिल्ली में जुट रहे हैं। वीवीआईपी मेहमानों को देखते हुए तैयारी भी आलीशान है। सभी मेहमानों के 5 सितारा होटल में रुकने की व्यवस्था है। दिल्ली का कोना कोना चमक रहा है। दिल्ली का हर एक इलाका रोशन है। G20 के रंग में दिखाई दे रही है राजधानी दिल्ली। G20 इवेंट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सिर्फ चंद घंटे बचे हैं जब दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और पूरी दिल्ली महाशक्ति बनने की साक्षी बनेगी, क्योंकि G20 की मेजबानी कर रहे भारत में कई देशों की शक्तिशाली महारथी एक साथ जुट रहे हैं। G20 में करीब 1 दर्जन देशों की शक्तिशाली महारथी भारत में जुट रहे हैं। मोदी के साथ महारथी एक मंच पर दिखाई देंगे। इसके साथ कई अन्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की राजधानी आ रहे हैं। एक तरफ जहां ताकतवर देश दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं, तो वहीं चीन भारत की कामयाबी से चिढ़ा हुआ है। ड्रैगन को मिर्ची लगी है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं और इसके पीछे वजह साफ है, चीन का नया साजिश वाला नक्शा, जिसके बाद शी जिनपिंग भारत समेत 9 देशों के रडार पर आ गए हैं। भारत ने आंख दिखाई तो बाकी 8 देशों ने चीन को उसकी औकात दिखा दी। भारत समेत 9 देश चीन पर मिसाइल की तरह टूट पड़े हैं, यानी कि चीन की भूमाफिया वाली नीति उसकी थू-थू कर रही है। अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुंह छुपा रहे हैं। चीनी प्रधानमंत्री के कंधे पर बंदूक रखी है। जो हिमाकत चीन अब तक करता आ रहा है, उसका जवाब उन देशों को कैसे देगा जो दिल्ली में भारत के साथ एक साथ मंच पर खड़े होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिचान जी हैं, सेवानिवृत्त रक्षा विशेषज्ञ हैं। अश्विनी सिचान सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। सर, इस पूरे G20 शिखर सम्मेलन पर आप थोड़ा सा नज़र डालिए और बताइए कि कितना महत्वपूर्ण है ये भारत के लिहाज से और बाकी जो हमारे विरोधी मुल्क हैं उनके हिसाब से भी। और ख़ास तौर पर मैं ये समझने की कोशिश करूँगा सर आपसे कि एक तरफ चीन ये भी कह देता है, शी जिनपिंग कह देते हैं कि हम इसके विरोध में थोड़ी नहीं हैं, हम तो भाई समर्थन करते हैं G20 का। लेकिन दूसरी तरफ जब नक्शे वाली बात आती है और जब भारत इस पर आँखें तरेरता है तो जिनपिंग आना मुनासिब नहीं समझते शिखर सम्मेलन में। आप कैसे देख रहे हैं सर इसे? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है, G20 एक बहुत ही वर्ल्ड का इकोनॉमिक फोरम है जो कि 80% ऑफ जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है और इसमें 20 ऐसी इकोनॉमीज हैं जो कि फास्टेस्ट और सबसे बेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की, और इसकी अहमियत इसमें कोई डाउट नहीं बहुत है। और चीन ने भी इसकी बहुत ज्यादा अहमियत दी थी जब से मीटिंग स्टार्ट हुई है 2012 से, उसने कभी ये मीटिंग को स्किप नहीं किया। तो ये सच्चाई है कि ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फोरम बन के उभरा है। मगर कुछ एक बातें अब हुई हैं जो जिसके कारण जो चीन अभी जिस प्रकार से शी जिनपिंग नहीं आ रहे, उसकी वजह 2-3 है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, कहीं ना कहीं जो शी जिनपिंग है वो आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। उनकी अपनी जो अंदरूनी हालात चीन में वो अच्छी नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, अनसेड रिसेशन है, सप्लाई चेन वहां से शिफ्ट हो रही है, डीकपलिंग हो रही है सप्लाई चेन की। तो उनको एक डोमेस्टिक प्रेशर भी बहुत है और कि वो ना आए और अपना डोमेस्टिक तरफ ध्यान दे। दूसरा, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये G20 जो समिट है, G20 का जो फोरम है, वो ज्यादातर डोमिनेट यूरोप की तरफ हो रहा है, अमेरिका की तरफ हो रहा है, और वो इसमें अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उनको लगता है कि ये जो G20 है ये वेस्ट ओरिएंटेड है और इसलिए वो अब G20 की बजाय ब्रिक्स जैसे समिट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। जिस प्रकार से ब्रिक्स में अभी इन्होंने 6 नए एंट्री भी की हैं, जो पहले 5 थे ब्रिक्स के, अब उसके अंदर 6, जिसके अंदर आपका यूएई भी है, आपका सऊदी भी है, इजिप्ट भी है, ईरान भी है, इथोपिया भी है, अर्जेंटीना। तो एक प्रकार से वो फोरम जहां पर चीन की दादागिरी चले, चीन का से चले, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहता, बनिस्बत
जहां पर वेस्ट का बोलबाला हो। तो मुझे लगता है ब्रिक्स की तरफ ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। तीसरा, वो भारत को नहीं देखना चाहता कि एक सक्सेसफुल तरीके से G20 फोरम को एक प्रकार नियुक्त कराए, क्योंकि उसको लगता है कि अगर भारत की कद बढ़ता है तो उसके लिए एक प्रकार से चीन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो अभी भी साउथ एशिया में अपने आप को सबसे बड़ा कमांडर या लीडर समझता है चीन। मगर अब भारत की जो छवि है वो बहुत जल्दी बढ़ रही है, और इसलिए अब चीन को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd होने वाली है 3-4 सालों में, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, सारा वर्ल्ड भारत की तरफ देख रहा है। और स्पेशली जब चंद्रयान 3 भारत का लैंड कर चुका है मून पे, तो भारत का कद बहुत बढ़ रहा है, वो उसको लाइक नहीं कर रहा है। वो नहीं चाहता शी जिनपिंग कि भारत एक साउथ एशिया के अंदर बहुत बड़ा कंपिटिटर बन के उभरे चीन का। तो ये भी एक वजह है कि वो स्किप कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि भारत का इतना कद बढ़े। दूसरा ये भी है कि जिस प्रकार से भारत ने ये 220 के करीब मीटिंग कराई है, जहां पर 60 सिटीज में पूरे लेंथ ब्रेथ ऑफ इंडिया, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी, उससे भी उसको बड़ा धक्का लगाया है। 2016 में चीन ने भी कराई थी ब्रिक्स की समिट, और उसने काफी अपनी तरफ से इस पर जोर लगाया था। मगर अगर आप भारत का से तुलना करें तो वो कुछ भी नहीं है। भारत बहुत आगे है। भारत ने अभी जितनी मीटिंग कराई है, चाहे वो टूरिज्म पे है, हेल्थ पे है, क्लाइमेट चेंज पे है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में है, वो काबिले तारीफ है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये G20 मीटिंग होगी, इसमें भारत की उन्नति, भारत का एक प्रकार बोलबाला होगा, वो चीन नहीं चाहता होना चाहिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भारत लेके आया है, वो बन के आया है ग्लोबल साउथ की वॉइस, क्योंकि भारत उन लोगों के साथ खड़ा है जिनका कोई नहीं। आपको पता है कि 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं अभी। कोविड-19 के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। छोटे छोटे देश, गरीब देश जो अफ्रीका के हैं, उनको वैक्सीन नहीं था, भारत ने उनको वैक्सीन दी और मुफ्त दी। और इसी प्रकार से जो रशिया यूक्रेन लड़ाई के बाद जो फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल की कमी है, ये छोटे देशों पे ज्यादा मार है। इसलिए भारत अभी जो है वॉइस बन के ऊपर है G20 का, और भारत कह रहा है कि G20 को G21 बढ़ाओ, अफ्रीकन यूनियन को भी साथ मिलाओ। तो मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि ये सारी चीजों को नजर, आपको लगता है कि भारत का बोलबाला है, G20 मीटिंग सक्सेसफुल होगी, पूरा वर्ल्ड भारत की तरफ देख रहा है। वासुदेव कुटुंबकम, जो प्रधानमंत्री मोदी ने ये नारा लगाया है कि पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है और हम सब एक फैमिली है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, इससे बेटर क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को ये चुभ रहा है। अब सर, आप एक सर व्यवस्था में रहे हैं, आपने भारत के लिए काम किया है और एक व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं आप, भारतीय सेना का। दूसरा, मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि भारत को आज़ाद हुए 76 वर्ष के करीब हो गए, और उन 76 वर्षों में क्या हम कभी आज जिस स्थिति में खड़े हैं, जहां हम दुनिया जो है भारत की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है कि भारत एक विकल्प बन सकता है हमारे निवेश के लिए, भारत में बहुत अच्छे अवसर हैं और बढ़ती, ये तमाम सारी जो चीज़ें आपने भी अपने वक्तव्य में गिनाई, ये क्या मुमकिन था सर? क्या आप लोग जब व्यवस्था में थे तब ये आपके मन में तो आता होगा कि हम भी कभी ऐसा विश्वगुरु के तौर पर उठें, और बाकी देश जो हैं वो जरा जरा से देश कब कब बड़े भारत के बाद में वो आज़ाद हुए या फिर उन धरातल पर आए, उसके बाद उनकी स्थिति बड़ी अच्छी रही, लेकिन भारत वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। अभी के संदर्भ में आपसे छोटा सा एक वक्तव्य चाहूँगा, टिप्पणी चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से लास्ट 10-15 साल में भारत की तरक्की और उन्नति हुई है, वो काबिले तारीफ है। जब मैं बहुत देशों के अंदर घूमा हूँ मिलिट्री की तरफ से भी, तो मैंने ये देखा कि कभी भी भारत को इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। मगर अब लास्ट 10-12 साल में प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप के अंदर बहुत बदलाव आया। आज भारत आत्मनिर्भर भारत बन गया है। आज भारत जो 60 से 70% हथियार बाहर से खरीदता था, आज वो हथियार जो है 10-15-20% बाहर से, बाकी खुद बनाता है। सबसे बड़ा इंपोर्टर था वेपन का, आज वो एक्सपोर्टर बन रहा है। आज भारत अपना हथियार बेचने के लिए तैयार है।
ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस मार्क 1, आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल। आज आप एक के बाद आप देखें कि आपकी छवि कहां पहुंच गई। इकोनॉमिकली आप देखें कितने हैं आप, 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी 10 साल पहले, आप 5th लार्जेस्ट है, थर्ड होने वाली हैं। आपकी जो इकोनॉमी है ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन पहुंच गई, आने वाले 4-5 साल में $10 ट्रिलियन तक, यानी कि बहुत बड़ा बदलाव आप मानते हैं 8 से 10 साल में आया है। और ये जो एक बड़ा सपना देखा प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने, उसको साकार कर रहे हैं, ऐसा आप मानते हैं। ठीक है, मेरे साथ कर्नल टीपी त्यागी भी हैं, सेवानिवृत्त हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। टीपी त्यागी सर, आपका बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एक छोटी सी टिप्पणी है टीपी सर आपसे लूँगा, फिर मैं संजीव जी से बाकी चीज़ों को समझने की कोशिश करूँगा। आप इस पूरे मसौदे को अगर देखा जाए तो इसमें चीन की भूमिका G20 में बड़ी महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि ये 19-20 देश भारत को मिलाकर ऐसे हैं सर जो वैश्विक स्तर पर बड़े मारक हैं, बड़ा एक दबदबा है, इसमें भारत भी शामिल है। और चीन अगर भारत में पड़ोसी मुल्क के होने के साथ साथ अगर शामिल नहीं होता है तो इसके पीछे कई सारी वजह मानी जा रही हैं। आप क्या मानते हैं सर, आखिर क्यों ऐसा कि वो भारत की G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहा है? या शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री तो आ रहे हैं? खैर जी, जिनपिंग भी नहीं आ रहे हैं, पुतिन भी नहीं आ रहे हैं। ये दोनों इम्पोर्टेंट देश हैं G20 के। लेकिन अब आप इस बात को यहाँ से समझिए कि चीन ने ये कहा है एक बार नहीं कई बार कि मैं एक युद्ध साउथ तिब्बत यानी अरुणाचल प्रदेश के लिए लड़ूंगा। अब बगैर युद्ध लड़े ही उसने अरुणाचल प्रदेश को मैप में अपना नक्शे में बता दिया। हिंदुस्तान ने उसका बराबर सख्ती से पलटवार किया और कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश हमारा था, है और रहेगा। नतीजा ये हुआ कि साउथ चाइना सी के किनारे बसे हुए मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, इन सब ने भी कह दिया कि हम भी चाइना के आर्टिफिशियल आइलैंड के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को नहीं मानते जी। और ऊपर से रशिया ने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। यानी कि अब जी जिनपिंग आए या ना आए, उनकी जो इंटरनेशनल बेइज्जती होनी थी वो तो हो चुकी। उस बेइज्जती से बचने के लिए ही वो यहाँ नहीं आना चाहते थे, मगर अब चाइना में रहते हुए भी वो हो चुकी। ये तो हुआ चीन के बारे में। सर, मैं एक टिप्पणी इस G20 के बारे में ये करना चाहता हूँ कि जैसे स्टीम में यानी कि भाप में लेटेंट हीट होती है और जो दिखाई नहीं देती, ऐसे ही जो खास बात है इस G20 की जो दिखाई नहीं दे रही वो ये है कि हम इकोनॉमी के ऊपर कम, हम पैसे में थर्ड इकोनॉमी बनेंगे, 5वीं बनेंगे। अरे ये तो एक तरफ है, ये आज की तारीख में GDP सेंट्रिक नहीं है, ये G20 ह्यूमन सेंट्रिक है, यानी कि मानवता सेंट्रिक है। और मानवता सेंट्रिक के लिए ही जो पॉइंट उठाए गए हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो पॉइंट उठाए गए हैं ये मानवता की भलाई के लिए उठाए गए हैं। हिंदुस्तान ने अपना तो फायदा देखा ही है, लेकिन पहले दुनिया का फायदा देखा है और इसीलिए वासुदेव कुटुंब की बात पूरी होती है। और हमने अपना फायदा देखने में भी जिन कंट्रीज को बुलाया है वहां कुछ स्पेशल चीजें छुपी हुई हैं। जैसे इजिप्ट को बुलाया, क्यों बुलाया? क्योंकि जो स्वेज कैनाल है उसका एक बिजनेस सेक्टर वो हिंदुस्तान को देने को तैयार है। UAE को बुलाया, इसलिए बुलाया कि अगर वो लुक वेस्ट पॉलिसी रखते हैं, हम लुक ईस्ट पॉलिसी रखते हैं, यानी कि दो पॉलिसीज का मिलन होता है। ये बात आज अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी कह दी। उसने कहा कि जुड़ेंगे तो बेहतर होंगे, और जुड़ा और जुड़ाव हो गया। ऐसे ही अगर हमने और कंट्रीज को जिनको भी बुलाया, सिंगापुर को बुलाया, इसलिए बुलाया कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है आज सबसे ज्यादा सिंगापुर का है इंडिया में 23%। और हमें अच्छे पॉइंट उठाए सर आपने जी।
अच्छा पॉइंट उठाया, और यही एक वजह भी है कि हम आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी वैश्विक स्तर पर अपनी बात रखते हैं पटल पर जाकर, और आज वो लोग जो दोहरी चरित्र लेके घूमते हैं, आज उन्हें मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, इसलिए नए नए बहाने बनाकर ये स्थिति पैदा कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं एक टिप्पणी संजीव श्रीवास्तव सर आपसे लूँगा। आप थोड़ा सा बताएं, कहते हैं कि भैया थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए तो पड़ोसी पड़ोसी की तरफ मुंह करके नहीं सोता। वो कहते था नहीं नहीं हटाओ, ये अगर दक्षिण में सो रहा है तो हमारी चारपाई पश्चिम में उधर डालो, पश्चिम में, ऐसी स्थिति बन जाती है। यहाँ तो ऐसा खड़ा कर दिया भारत ने अब आकर अपने आप को कि कितने भी कुछ भी नक्शे वक्शे पे कहीं पे भी दर्शा लो, आओगे यहीं भारत के नीचे। अब जी जी, देखिए चाइना का जो विस्तारवाद है, जो उसका उपनिवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद, वो कभी भी सफल नहीं होने वाला। चाइना का ये जो तथाकथित स्टैंडर्ड मैप अभी जारी जो किया गया है, उससे चाइना ने अपने आप को ही एक्सपोज करने का कृत्य किया है। और चाइना की जो मंशाएं हैं, जो उसका जो एक नकारात्मक सोच है, वो पूरी दुनिया के सामने आ गई है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज विश्व चाइना से डील करने के लिए अपने आप को लामबंद कर रहा है। क्वाड का इनिशिएटिव आगे बढ़ रहा है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने जो इंडिया आसियान की जो समिट में जो शिरकत की, उसमें भी जो अनेक ऐसे आसियान के जो राष्ट्र हैं जो चाइना के विस्तारवाद से चिंतित हैं, उनके साथ भी भारत गहरे तरीके से कोलैबोरेट कर रहा है। और जाहिर है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन का जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, जो एक नियम आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको बनाए रखने में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। भारत आज एक विश्व की बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। चाइना के इस तरीके के जो व्यवहार से भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये जो भारत है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य कर रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूजन की भावना के साथ काम कर रहा है, जबकि चाइना की मंशा भारत को साउथ एशिया तक सीमित रखने की रही है। तो ये चाइना के मंसूबे अवश्य हो सकते हैं, लेकिन चाइना अपने मंसूबों में सफल नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, चाइना का ये जो सोच है, चाइना की ये जो कृत्य है, वो चाइना के अपने हित के लिए बहुत ही ज्यादा जो है घातक साबित होने जा रहे हैं। चाइना अंतरराष्ट्रीय सहयोग से ही विश्व की नंबर 2 इकोनॉमी बना। जब चाइना ने 1979 में अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को शुरू किया, तो बड़ी कंपनीज ने वहां पर निवेश करना शुरू किया, सप्लाई चेन स्थापित की, चाइना को टेक्नोलॉजीज दी गई, और चाइना उसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग हब, एक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनकर के उभरा था। लेकिन अब चाइना ने जब अपने आप को एक्सपोज कर लिया है, तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो सहयोग है वो घटने लगा है। सप्लाई चेन्स वहां से विड्रॉ हो रही हैं। अमेरिका ने टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिए हैं। भारत ने भी चाइना की अनेक कंपनीज के ऊपर एक्शंस लेने शुरू कर दिए हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में ये भले ना दिखे, क्योंकि डिपेंडेंसी कई दशकों की रही है, इसलिए शॉर्ट टर्म में भले ना दिखे, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में चाइना की इकोनॉमी को, चाइना यानी कि वजह से आज G20 जो बैठक हो रही है सर, उसको अगर ये कहा जाए कि भैया पढ़ा लिखा व्यक्ति तो उसके मायने और तमाम सारी चीज़ें समझ लेता है, लेकिन इसीलिए मैं इस पैनल को लेके आया कि आप लोगों की जो बातें ना सर, जो हमारे करोड़ों दर्शक सुन रहे हैं, उसमें ऐसे भी लोग हैं गांव देहात के अधिकतर कनेक्ट होते हैं हमसे, तो वो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर मसला है क्या भैया, ये चल क्या रहा है। इसी से जुड़ा हुआ सर एक मेरा सवाल आपसे, अश्वनी सिचान सर, मुझे एक चीज़ बताइए। अच्छा अश्वनी श्रीवास्तव सर, एक चीज़ बताइए, गांव के लोग तो यही जानते हैं कि कहीं आपदा में फंस गए या मुसीबत में फंस गए तो वो जान कैसे सुरक्षित बचे, उसके लिए जी जान जुटा दो। और यही हुआ जब हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे और रूस और यूक्रेन वाले जो हालात थे, तो भारत का एक झंडा, जिसका बाकी कई ऐसे लोग हैं जो अलग सोच के व्यक्ति हैं, वो उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते, भारत में रह के खाएंगे पिएंगे यहीं का, लेकिन गाल बजाएंगे दूसरी तरफ। उन लोगों को एहसास हुआ कि भाई इस झंडी को हाथ में ले लो तो आपको ना मिसाइल दागेगी ना कोई गोली मारेगी। ऐसा हुआ, और तमाम बाकी लोग, चाहे पाकिस्तान हो या अन्य लोग भी फंसे थे, वो भी वो झंडी सीने से चिपकाए चले आ रहे थे पैदल पैदल, और सब सुरक्षित। फिर उसके बाद बस में भी बैठे और वापस भी आए। बोले ये भारत की ताकत है। ये कैसे सब मुमकिन हो पाया सर? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि भारत का कद बहुत बड़ा है लास्ट 10-12 सालों में, और ये सच्चाई है, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है भारत की, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और एक इकोनॉमिकली देश बहुत अच्छा कर रहा है। और इसके कारण आज इतनी बड़ी छवि है कि आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, रूस यूक्रेन लड़ाई में जब मारामारी सिचुएशन थी और दोनों तरफ से बहुत बड़ी लड़ाई हो रही थी,
उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने पुतिन से भी बात की कि जो प्रेसिडेंट थे रूस के, और इसी प्रकार जेलेंस्की से भी बात की जो कि प्रेसिडेंट थे एक प्रकार से यूक्रेन के, और उनसे बात करके एक सेफ जोन बनाया, अपने जितने स्टूडेंट थे वहां से निकाले। ये भारत के नहीं, बाकी स्टूडेंट्स को भी निकाला जो दूसरे देश के हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारत की इतनी अच्छी छवि है, कोई भी भारत का तिरंगा लेके निकलता है, चाहे वो दूसरे देश का भी हो, वो भी निकल जा सकता है, क्योंकि आज इतनी मानता है, आज उसकी इतनी रिस्पेक्ट है, और आज भारत जो उन्नति की तरफ जा रहा है, आज एक बहुत बड़े वर्ल्ड लीडर की तरफ उभरे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज भारत को सीरियसली लिया जाता है। आज अगर कोई कहता है रूस और यूक्रेन की लड़ाई बंद हो सकती है, तो वो भारत कह सकता है। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। ये देखें कि जो भारत है उसने किसी की साइड नहीं ली, एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा किया इस लड़ाई के दौरान। और भारत के प्रधानमंत्री ही एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पुतिन की आंखों में आंखें डाल के बोला था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, यह लड़ाई का समय नहीं है, डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति आनी चाहिए और आप ये लड़ाई बंद करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारत का कद इतना ऊंचा है, आज सभी देश उसको सीरियसली लेते हैं। आज देखो प्रेसिडेंट बाइडेन है, वो भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ मिले। आपके चाहे वो प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, चाहे आपके कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, सभी ये समझते हैं कि अगर कोई सलूशन निकाल सकता है किसी प्रॉब्लम का तो वो भारत है। और मुझे लगता है यही एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आज भारत बहुत ही उभर के निकला है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हो क्या रही है, भारत ग्लोबल साउथ का वॉइस बन के निकला है। उन गरीब देशों का जिनका कोई नहीं था, जिनको सबसे बड़ी मार पड़ी है कोविड-19 की और रूस यूक्रेन लड़ाई की, उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस दिलाना, उनको बिल्कुल सर। और इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण सर, कहीं जाने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान देख लीजिए वहाँ क्या हालात हैं, और फिर बांग्लादेश देख लीजिए जो हिंदुस्तान ने मदद की कोरोना के समय पे। आज शेख हसीना जी हुजूरी करते थक नहीं रही हिंदुस्तान की, वो कह रही है कि बहुत अच्छा रहा, हम झुके तो आज हम कम से कम रोटी तो है खाने को, ये स्थिति है। पाकिस्तान में देख लीजिए तमाम ऐसे लोग हैं जो आज भी ये कह रहे हैं कि कैसे भी वहाँ से संधि हो जाए, कुछ ऐसा बन जाए व्यवस्था तो कम से कम 2 जून की रोटी की व्यवस्था हो जाए। टीपी सर, एक सेकंड में आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ, जो बात अभी जनरल अश्विनी जी ने कही वही मैं आपसे भी समझना चाहूँगा। भारत की दक्षता, सिर्फ भारत अपने आप को सशक्त कर रहा है ये तो है ही, लेकिन भारतीय मूल के लोग जो बाकी मुल्कों में रह रहे हैं, आज उनकी भी हैसियत देखिए, आज गर्व फील करते हैं, प्राउड फील कर रहे हैं, और वही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बनते हैं भारतीय मूल का एक बेटा जो विदेश में प्रधानमंत्री के तौर पर काबिज है। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं, कौन कौन कहां किस किस व्यवस्था में नहीं है सर। भारतीय मूल की प्रधानमंत्री कमला हैरिस तो ऑलरेडी आ चुकी है। खैर मैं ये कह रहा हूँ जो रूस यूक्रेन युद्ध में हुआ वो यमन में भी हुआ। यमन से जब हम अपने लोगों को बाहर निकाल रहे थे तो दूसरे देशों ने कहा हमारे लोगों को भी बाहर ले आइए, और जनरल वीके सिंह उन्हें सुरक्षित लेके आए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब अमेरिका ने ये कहा कि आप S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से मत खरीदो, हमारा पैट्रियट खरीदो, हमने कहा नहीं खरीदते, यानी कि अमेरिका को मना कर दिया। जब अमेरिका ने कहा कि आप रशिया से तेल मत खरीदो तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कह दिया कि श्रीमान जी जितना हम खरीदते हैं तुम तो एक आफ्टरनून में उतना खरीद लेते हो, यानी कि उसकी बात नहीं मानी। लेकिन ऐसे ही जैसे हमने अमेरिका को श्रम किया, ऐसे ही हमने रशिया के भी, रशिया तो नहीं चाहता कि हम क्वेड का हिस्सा बने, रशिया तो नहीं चाहता कि हमारी अमेरिका से नजदीकियां हो, लेकिन हमने की। नाउ दिस इज द ब्यूटी, इट इज नॉट द इकोनॉमी इटसेल्फ। इकोनॉमी में हम 5वें नंबर पे आ गए, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप तीसरे नंबर पे भी आ जाएंगे। क्या चाइना नहीं है, वो तो दूसरे नंबर पे, लेकिन उसकी इज्जत नहीं है, वो ताकतवर होगा लेकिन सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। सम्मान यहाँ से पैदा होता है कि आज अमेरिका और रशिया दोनों के साथ उन्हें श्रम करने के बावजूद भी वो दोनों हमारी तारीफ कर रहे हैं। आज जब विश्व पटल पर भारत अपना तिरंगा बुलंद कर रहा है। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ, आपने गांव वालों के लिए पूछा था कि हमारे गांव वालों को कुछ ऐसी बातें बताएं। मैं ये बताना चाहता रहा हूँ अपने देश के लोगों को कि बहुत मुमकिन है
कि 26 जनवरी 2024 को जो कुवैत के ये चारों देश हैं, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन तीनों के मुखिया हमारे मेहमान बने। क्या ये अपने आप में अगर हुआ तो इतिहास नहीं होगा? बिल्कुल ये बाद में बिल्कुल तो ये समझना होगा, और इसीलिए आज भारत का जो डंका है वो विश्व भर में बज रहा है। संजय सर, आपके पास मैं नहीं आ पाऊंगा, समय का अभाव मेरे पास, आप थोड़ा सा देरी से जुड़े मेरे साथ। टीपी सर आप थोड़ा सा लेट जुड़े, लेकिन ठीक है। जितनी भी बात हुई, जितनी भी आपने विचार रखे, वो बहुत अच्छे तरीके से इस विषय को समझाया, बताया कि आज भारत किस जो है स्थिति में है। और अश्विनी सर, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत धन्यवाद आपका अपनी महत्वपूर्ण बातचीत रखने के लिए। बहुत शुक्रिया सर इस पैनल में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।